गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। चैप्टर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में हमने लास्ट क्लास में डेटर्स मैनेजमेंट, रिसीवेबल मैनेजमेंट को कंप्लीट किया था। और आज हम पढ़ने वाले हैं फैक्टरिंग, कैश बजट और बॉबल मॉडल। 3 टॉपिक बचे हुए हैं। हमारा ये जो सबसे बड़ा चैप्टर है, इसमें 3 टॉपिक बचे हुए हैं और आई थिंक आज हम तीनों के तीनों टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फैक्टरिंग से, फिर हम इसमें कंप्लीट करेंगे बॉबल मॉडल और उसके बाद में कैश बजट। ठीक है। हाँ, कैश बजट कॉस्टिंग में भी है। कॉस्टिंग में जो चैप्टर आता है आपका बजटरी कंट्रोल, उसमें भी कैश बजट आता है और एफएम में भी कैश बजट आता है। तो कैश बजट अगर आपने वहां कर लिया है तो ठीक है, फिर करने की जरूरत नहीं यहाँ पे। और अगर यहाँ कर रहे हो तो फिर वहां करने की जरूरत नहीं, वहां रिवाइज करने की जरूरत नहीं। ठीक है। हाँ ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फैक्टरिंग बात करते हैं। ये फैक्टरिंग होता क्या है? फैक्टरिंग देखिए, जब हम किसी को उधार माल बेचते हैं, जैसे मान लो हमने किसी को 20 लाख रुपए का उधार माल बेचा और आपने उसको क्रेडिट दिया 1 महीने का। मतलब वो जो अगला पर्सन है जिसको आपने उधार माल बेचा है, वो आपको 1 महीने बाद पेमेंट करेगा। करेक्ट ना? 1 महीने बाद आपको पेमेंट करेगा। पेमेंट करेगा मतलब आप उससे 1 महीने बाद पैसे कलेक्ट करोगे। एक होता है फैक्टरिंग। फैक्टरिंग में क्या होता है, एक पर्सन होता है जिसको हम कहते हैं फैक्टर। ये एक आउटसाइड एजेंसी होती है, वो हमारे बिहाफ पर डेटर से कलेक्शन करती है और हमें लाके वो पैसे दे देती है। मतलब फैक्टर का काम क्या हो गया? पैसे कलेक्ट करना और हमें लाके देना। एक काम तो ये हो गया। दूसरा काम जो जनरली फैक्टरिंग में होता है, जनरली जो होता है, हमेशा होना जरूरी नहीं है, जनरली जो होता है वो होता है फैक्टर बैड डेट्स की रिस्क भी ले सकता है। फैक्टर ये कह सकता है कि मैं तो आपको पैसे लाके दूंगा ही दूंगा, अगर डूबत हो गई, बैड डेट्स हो गया तो वो नुकसान मेरा। ये भी हो सकता है। तीसरा फैक्टर एक और फैसिलिटी दे सकता है और वो है आपको लोन देने की फैसिलिटी, मतलब आपको एडवांस देने की फैसिलिटी। आप जब किसी को उधार माल बेचते हो तो पैसा थोड़े टाइम बाद आता है, मगर फैक्टर आपको कह सकता है कि मैं आपको पैसे इमीडिएटली दे दूंगा। बट उस केस में अगर वो इमीडिएटली आपको पैसे देता है, डेटर से तो पैसे लेट मिलेंगे, मगर वो आपको इमीडिएटली पैसे देगा और उस पैसों पर वो आपसे चार्ज करेगा इंटरेस्ट। तो यहाँ पर 2 तरह के क्वेश्चन है। फैक्टरिंग के केस में 2 तरह के क्वेश्चन है। आपको एक टाइप के क्वेश्चन जिसमें दे रखा है, आपको फैक्टरिंग एग्रीमेंट के बारे में दे रखा है। एक फैक्टर दे रखा है, वो आपको कहता है कि मैं बैड डेट्स की रिस्क ले लूंगा, मैं आपको इतने टाइम में कलेक्शन करके लाके दे दूंगा, है ना, ये सब कुछ। वो आपको कोई एडवांस नहीं दे रहा, कोई लोन नहीं दे रहा, और वो आपसे क्या कमीशन चार्ज करेगा इस काम के बदले में, उसकी डिटेल दे रखी होती है। हमें बताना होता है कि क्या हमें फैक्टर के साथ एग्रीमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो हम क्या कैलकुलेट करते हैं, पहले कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट, कि अगर हम फैक्टर के साथ एग्रीमेंट करें तो क्या कॉस्ट लगेगी। कॉस्ट में क्या लगता है? कमीशन। फैक्टर आपसे क्या चार्ज करता है? कमीशन चार्ज करता है। और बेनिफिट्स में क्या क्या होता है? बेनिफिट में अगर फैक्टर बैड डेट्स की रिस्क बियर कर रहा है तो सेविंग ऑफ बैड डेट्स हो गया, हमारा जो कलेक्शन करने का खर्चा था वो खत्म हो गया, वो सेविंग हो गई। अगर फैक्टर हमें जल्दी रिकवरी करके देता है, जैसे मान लीजिए हमारा रिकवरी टाइम है अप्रोक्सीमेटली 40 डेज, फैक्टर कहता है मैं 35 डेज में लाके दे दूंगा, तो हो सकता है कि 5 दिन का इंटरेस्ट का फायदा हो गया। तो कुछ बेनिफिट्स होते हैं, कुछ कॉस्ट लगती है। हमें क्या करना होता है, जो कॉस्ट लगती है उसको कैलकुलेट करना है, जो बेनिफिट्स होते हैं वो कैलकुलेट करना है। अगर बेनिफिट्स कॉस्ट से ज़्यादा है तब तो हम फैक्टर के साथ एग्रीमेंट करेंगे, मतलब फैक्टरिंग एग्रीमेंट में एंट्री करेंगे। अदरवाइज अगर हमें लगता है कॉस्ट ज़्यादा है और बेनिफिट कम है तो हम फैक्टर के साथ एग्रीमेंट नहीं करेंगे। ठीक है। मतलब एक तरह से कलेक्शन का काम है
और अगर वो एडवांस देता है तो एक तरीके से सोर्स ऑफ फाइनेंस की तरह भी ये काम करता है, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं जिसमें हमें वो कोई एडवांस नहीं दे रहा, बस केवल उसका काम क्या है, कलेक्शन करके लाके देना और बैड डेट्स की रिस्क लेना। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 17, और ये क्वेश्चन नंबर 17 दिसंबर 21 अटेम्प्ट में आ रखा है, और ये क्रैकर का क्वेश्चन नंबर 31 है। ए फैक्टरिंग हैज ऑफर टू बाय इट्स अकाउंट रिसीवेबल, द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन इज गिवन बिलो, द करंट एवरेज कलेक्शन पीरियड फॉर द कंपनी डेब्ट इज 80 डेज। अभी हमारा जो कलेक्शन होता है वो 80 डेज में होता है, एंड 0.5% ऑफ डेटर डिफॉल्ट, और आधा % बैड डेट्स होता है अभी। द फैक्टर हैज एग्री टू पे ओवर मनी ड्यू टू द कंपनी आफ्टर 60 डेज। फैक्टर कहता है मैं 60 दिन में कलेक्शन करके दे दूंगा, मतलब 20 दिन का इंटरेस्ट का फायदा हो गया। एंड इट विल सफर लॉस ऑफ एनी बैड डेट्स, जो हमारा अभी बैड डेट्स का नुकसान हो रहा है वो भी फैक्टर बियर करेगा, तो ये भी हमारी सेविंग हो गई। फैक्टर विल चार्ज कमीशन एट द रेट 2%, इसके बदले में फैक्टर आपसे 2% कमीशन चार्ज करेगा। द कंपनी स्पेंड ₹1 लाख पर एनम ऑन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेटर, डेटर के एडमिनिस्ट्रेशन में अभी जो खर्चा आता है वो 1 लाख रुपए आता है। दीज आर एवॉइडेबल कॉस्ट, ये एवॉइडेबल कॉस्ट है, मतलब अगर हम फैक्टर के साथ एग्रीमेंट करते हैं तो ये कॉस्ट एवॉइड हो जाएगी, मतलब सेव हो जाएगी। तो 3 फायदे मुझे यहाँ पर समझ में आते हैं। एक तो इंटरेस्ट का फायदा, 80 डेज की जगह कलेक्शन 60 डेज में हो जाएगा, तो 20 डेज का इंटरेस्ट का फायदा। दूसरा फायदा हो रहा है बैड डेट्स का, बैड डेट्स का नुकसान अभी जो हमारा हो रहा है वो बाद में नहीं होगा, तो ये फायदा दूसरा। तीसरा हमें फायदा हो रहा है कलेक्शन कॉस्ट, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट में हमें 1 लाख रुपए अभी स्पेंड करने पड़ रहे हैं, वो बच जाएंगे। 3 फायदे। एक खर्चा लगेगा, मतलब एक कॉस्ट लगेगी, और वो है कमीशन। तो देखते हैं बेनिफिट कितने आते हैं और कॉस्ट कितनी आती है, ठीक है। आप लिखिए सबसे पहले बेनिफिट ऑफ फैक्टरिंग। सबसे पहले फैक्टरिंग के बेनिफिट। पहला बेनिफिट सेविंग ऑफ बैड डेट्स, पहला फायदा होगा बैड डेट्स का। हमारी अभी सेल्स कितनी, अच्छा यहाँ दे रखा है एनुअल क्रेडिट सेल्स, अभी हमारी सेल्स जो है वो 90 लाख है, और हमारी वेरिएबल कॉस्ट 80% आती है। कंपनी की कॉस्ट ऑफ बोरोविंग जो इंटरेस्ट की रेट है वो 15% है। एज्यूम 365 डेज इन ए ईयर, बताइए एक साल में 365 दिन तो होता ही है, इसकी क्या एजम्पशन लेना। एजम्पशन तब लेनी होती है जब हमें लिखा हुआ है 1 ईयर इक्वल टू 360 डेज, ये तो एजम्पशन समझ में आती है। 365 डेज को क्या एज्यूम करना, वो तो है ही है, बाय डिफॉल्ट 365 डेज है। सेविंग ऑफ बैड डेट्स, चलिए कोई बात नहीं, इससे हमारे आंसर पे तो कोई फर्क पड़ना नहीं है। 360 डेज नहीं लेने, 365 डेज लेने, राइट। तो देखिए हमारी अभी क्रेडिट सेल्स कितनी है, 90 लाख, और आधा % बैड डेट्स होता है जो कि 45,000 रुपीज, ये सेव हो जाएगा, पहली सेविंग। दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट की सेविंग, सेविंग ऑफ एडमिन कॉस्ट, और वो सेविंग हो जाएगी 1 लाख रुपए। और तीसरा सेविंग होगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल की सेविंग, इंटरेस्ट की सेविंग। अभी हमारा कलेक्शन कितने दिन में हो रहा है, 90 डेज में, 80 डेज में, फिर कितने दिन में होगा, 60 डेज में, तो 20 डेज का इंटरेस्ट का बेनिफिट। अच्छा यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल की कैलकुलेशन होती है वो सीधी सेल्स पे होती है, कॉस्ट पे नहीं होती, क्योंकि हमें कलेक्शन तो सेल्स का ही करना है ना। तो 90 लाख का कलेक्शन 20 दिन जल्दी हो रहा है, 20 दिन का इंटरेस्ट, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है 15%, तो कितना इंटरेस्ट हो गया, 90 लाख मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 365 मल्टीप्लाई बाय 15%, 73973, 73973। क्या कहना है, ये 20 दिन कैसे आया, देखिए अभी हमारा कलेक्शन कितने दिन में हो रहा है, 80 डेज में हो रहा है, और फैक्टर कहता है मैं कलेक्शन आपको 60 डेज में करके दे दूंगा, तो जो पैसा 80 दिन में आ रहा था उसकी जगह 60 दिन में आएगा, तो 20 दिन का ब्याज का फायदा हो गया। हाँ ठीक है, 73973, तो टोटल सेविंग कितनी हो गई, 1,45,000 प्लस 73973, टोटल सेविंग 218,973, ये सेविंग हो गई, मतलब बेनिफिट हो गया। अब देखते हैं कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग।
कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग। अब फैक्टरिंग की कॉस्ट, फैक्टरिंग की कॉस्ट में यहां पर है कमीशन। कितना कमीशन चार्ज करेगा वो? 90 लाख की सेल्स है, क्रेडिट सेल्स, वो चार्ज करेगा 2% कमीशन, मतलब उसका कमीशन हो जाएगा 1,80,000। तो बेनिफिट ज्यादा है या कॉस्ट ज्यादा है? बेनिफिट ज्यादा है। तो हम यहाँ लिखेंगे नेट बेनिफिट, नेट बेनिफिट 218,973 माइनस 1,80,000। बेनिफिट ज्यादा है 38973, कॉस्ट से बेनिफिट ज्यादा है, मतलब हमें फैक्टर के साथ एग्रीमेंट करना चाहिए। कंपनी शुड एंटर, कंपनी शुड एंटर फैक्टरिंग एग्रीमेंट इनटू फैक्टरिंग एग्रीमेंट। करेक्ट? तो ये हमारा एक क्वेश्चन। अच्छा, इसमें एक और टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें फैक्टर आपको कलेक्शन करके तो लाके देगा ही, मगर वो एडवांस भी देगा। एडवांस इन द सेंस कैसे? जैसे मान लो अगर एडवांस नहीं हो तब तो क्या हो रहा है, देखिए कंपनी ने माल बेचा डेटर को, डेटर पैसे देगा किसको? फैक्टर को, फैक्टर ले जाके कंपनी को देगा। अभी ऐसा हो रहा है। अगर एडवांस देता तो कैसे होगा? कंपनी ने माल बेचा डेटर को और फैक्टर ने इमीडिएटली कंपनी को पैसे दे दिए, मतलब आज ही, जिस दिन माल बेचा उसी दिन पैसे दे दिए, है ना? फैक्टर को तो पैसे लेट आएंगे, मगर फैक्टर ने आज ही पैसे दे दिए। हो सकता है पूरे नहीं दे। जैसे मान लो कंपनी ने डेटर को 10 लाख रुपए का माल बेचा और फैक्टर ने 8 लाख रुपए आज ही दे दिए, है ना? फिर बाकी का पैसे फैक्टर कंपनी को कब देगा? जब डेटर से आएंगे। तो मतलब फैक्टर क्या फैसिलिटी दे रहा है? कंपनी को लोन की फैसिलिटी दे रहा है, एक तरीके से एडवांस दे रहा है, मगर इस पर फैक्टर क्या चार्ज करेगा? इंटरेस्ट। जितना एडवांस देगा, जितना एडवांस देगा और जितने टाइम पीरियड के लिए एडवांस देगा उतने टाइम पीरियड का वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग में एक और ऐड हो जाएगा इंटरेस्ट। बेनिफिट तो है ही, और एक कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग में एक और ऐड हो जाएगा इंटरेस्ट की कॉस्ट। ठीक है, ऐसा ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। ये नवंबर 2015 के एग्जाम में आया हुआ और ये क्रैकर का क्वेश्चन नंबर 18 है। A firm has a total sales of rupees 200 lakh of which 80% is on credit। 200 लाख की सेल्स होती है, 200 लाख की सेल्स होती है जिसका 80% क्रेडिट है। अच्छा, ये जो कलेक्शन करने का काम है ये केवल क्रेडिट सेल्स के होता है, कैश सेल्स के लिए तो कलेक्शन करने का काम होता नहीं है। तो फैक्टरिंग का जो भी क्वेश्चन आता है वो क्रेडिट सेल्स के लिए है, वो कैश सेल्स के लिए नहीं है। मतलब फैक्टरिंग किस पे एप्लीकेबल होगी? क्रेडिट सेल्स के लिए। तो 200 लाख में से 80% मतलब 160 लाख, 1,60 लाख की क्रेडिट सेल्स है। इट इज ऑफरिंग क्रेडिट टर्म्स ऑफ 2/40 नेट 120। बिल्कुल आप लोगों को पता रहेगा, हमने डेटर मैनेजमेंट में भी पढ़ा था। क्या पढ़ा था? 2/40 नेट 120, 2% डिस्काउंट अगर कस्टमर 40 दिन में पेमेंट करता है तो, और अगर वो डिस्काउंट नहीं लेना चाहता तो 120 दिन में पेमेंट कर सकता है। ये मतलब होता है ऑफ द टोटल 50% ऑफ द कस्टमर अवेल ऑफ द डिस्काउंट। आधे कस्टमर डिस्काउंट का बेनिफिट लेते हैं और आधे कस्टमर डिस्काउंट का बेनिफिट नहीं लेते हैं। मतलब आधे कस्टमर 40 डेज में पेमेंट करते हैं और आधे कस्टमर 120 दिन में पेमेंट करते हैं। Past experience indicate that bad debts loss are around 1% of credit sales. The firm spent rupees 2,40,000 per annum to administer its credit sales। ये credit sales को administer करने की cost। These are avoidable as a factor is prepared to buy the firm receivable। ये avoidable हो जाएगी, मतलब अगर हम factor के साथ काम करें तो ये cost क्या हो जाएगी? avoid हो जाएगी। He will charge 2% commission। He will pay advance against receivable to the firm at an interest rate of 18% after withholding 10% as reserve। वो 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एडवांस करेगा, और एडवांस कितना करेगा? 10% रिजर्व रख के। मतलब जैसे मान लो आपने 10 लाख का माल बेचा तो वो आपको पूरा 10 लाख एडवांस नहीं करेगा, वो 10% रिजर्व रखेगा, मतलब वो 90% एडवांस करेगा। तो वो फैक्टर जो है वो आपको 90% एडवांस करेगा। व्हाट इज द इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग? ये इफेक्टिव कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं? कंसीडर
ईयर एज 360 डेज। सबसे पहले तो हम बनाते हैं एक वर्किंग नोट, और वो है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ, वेटेड एवरेज क्रेडिट पीरियड, वेटेड एवरेज क्रेडिट पीरियड। सारे कस्टमर एक टाइम पर पेमेंट नहीं करते, कुछ देते हैं 40 दिन में, कुछ देते हैं 120 दिन में। तो हमें वेटेड एवरेज क्रेडिट पीरियड निकालना होता है। कैसे निकालते हैं समझना। 40 डेज में पेमेंट करने वाले आधे कस्टमर है, और 120 डेज में पेमेंट करने वाले आधे कस्टमर है। 40 दिन में पेमेंट करने वाले 50% कस्टमर, 120 डेज में पेमेंट करने वाले रिमेनिंग 50% कस्टमर। इसका मतलब है हमारा जो वेटेड क्रेडिट पीरियड है वो 80 डेज का है। ऑन एन एवरेज 80 डेज में कस्टमर पेमेंट करता है। एक और वर्किंग नोट बनाएंगे, एडवांस, एडवांस बाय फैक्टर। फैक्टर कितना एडवांस करेगा। तो हमारी क्रेडिट सेल्स कितनी है, हमारी क्रेडिट सेल्स है 1,60,00,000। 10% वो रखेगा रिजर्व, मतलब वो 100% फाइनेंस नहीं करेगा, रिजर्व रखेगा 10%। 10% कितना होता है 16 लाख रुपए। तो 16 लाख रुपए तो वो रिजर्व रखेगा, और इसके अलावा उसका जो कमीशन होगा वो भी लेस करके पैसे देगा। भाई डेटर से जब पैसे आएंगे तो वो अपना कमीशन माइनस करके देता होगा, है ना। तो जब वो एडवांस देते समय अपना कमीशन माइनस करके एडवांस करेगा। उसका कमीशन कितना होता है, 1,60,00,000 की सेल्स है और उसका कमीशन 2% होता है 3,20,000। तो वो अपना कमीशन माइनस करके ही एडवांस करेगा, मतलब उसका एडवांस का अमाउंट होगा 1,40,80,000, 1,40,80,000 रुपए का वो एडवांस करेगा, जिस पर वो 18% पर एनम से इंटरेस्ट चार्ज करेगा। और इंटरेस्ट कितने दिन का चार्ज करेगा, 80 डेज का इंटरेस्ट, क्योंकि 80 डेज में डेटर से ऑन एन एवरेज पैसा आ जाता है। ठीक है, अब कैलकुलेट करते हैं बेनिफिट ऑफ फैक्टरिंग। दिखती बात है यहाँ पर कॉस्ट ज़्यादा आएगी। ज़्यादा क्यों आएगी, क्योंकि वो एडवांस दे रहा है, तो एडवांस की वजह से कॉस्ट ज़्यादा आएगी। बेनिफिट ऑफ फैक्टरिंग, सेविंग ऑफ बैड डेट्स। केवल दो बेनिफिट होंगे, एक तो बैड डेट्स की सेविंग होगी। बैड डेट्स की सेविंग कितनी होगी, अभी हमारी क्रेडिट सेल्स कितनी है 1,60,00,000, उसका 1% बैड डेट्स होता है 1,60,000। जैसे ही फैक्टर को काम देंगे ये पूरा नुकसान फैक्टर बियर करेगा, मतलब ये हमारे लिए बचत हो गई। सेविंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, सेविंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है 2,40,000, 2,40,000। तो टोटल बेनिफिट हो गया 4 लाख रुपए। अब कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग, कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग, सबसे पहली कॉस्ट कमीशन। कमीशन, कमीशन कितना 1,60,00,000, इस पर 2% कमीशन 3,20,000। ठीक है, तो देखा जाए तो फायदा हो रहा है 4 लाख और कॉस्ट आ रही है 3,20, तो नेट बेनिफिट कितना रहा 80,000। बट वो हमें क्या दे रहा है, एडवांस दे रहा है। उस एडवांस पे वो हमसे चार्ज करेगा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन एडवांस। कितना चार्ज करेगा 1,40,80,000 वो हमें एडवांस देगा। एडवांस पर 80 डेज का इंटरेस्ट चार्ज करेगा, 80 डिवाइडेड बाय 360, और उसके इंटरेस्ट की रेट है 18%। 360 मल्टीप्लाई बाय 18%, तो वो टोटल कितना इंटरेस्ट चार्ज करेगा 1,40,80,000 मल्टीप्लाई बाय 80 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 18%, इट इज 5,63,200। तो टोटल कॉस्ट हो गई आपकी 5,63,200 प्लस 3,20,000, 8,83,200। ये टोटल कॉस्ट हो गई। नेट कॉस्ट, जब ये एडवांस देता है तो हम इसको नेट कॉस्ट ऑन एडवांस कहते हैं। क्या कहते हैं, नेट कॉस्ट ऑन एडवांस बाय फैक्टर, नेट कॉस्ट ऑन एडवांस बाय फैक्टर।
फैक्टर ने एडवांस दिया, उसकी नेट कॉस्ट हो गई 883,200 माइनस 4 लाख रुपीज बेनिफिट हो रहा है, तो नेट कॉस्ट ऑन एडवांस बाय फैक्टर इज 4,43,200। हमें कैलकुलेट करना है इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग। ये इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग क्या होता है? इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग, आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हो। इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हो आप समझना। इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग क्या होता है, आप इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हो। इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हम, जैसे मान लो लोन का जो अमाउंट होता है, जो लोन का अमाउंट होता है, जितने दिन का ब्याज कैलकुलेट करना है, जैसे मान लीजिए हमें 10 लाख रुपए पर 25 दिन का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है और इंटरेस्ट की रेट है मान लीजिए 20%। तो कैसे करोगे? लोन का अमाउंट क्या लिखिए 10 लाख, इस पे कितने दिन का इंटरेस्ट निकालना है, मान लीजिए 25 दिन का इंटरेस्ट निकालना है, 25 डिवाइडेड बाय 365, 25 दिन का इंटरेस्ट। ऐसे ही एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। आपको 10 लाख पे आपने किसी से लोन लिया 10 लाख रुपए का, 25 दिन के लिए लिया और 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया, तो इंटरेस्ट कैसे निकालोगे? 10 लाख पे 25 दिन का ब्याज और 20%, ऐसे करेंगे आप, तो इंटरेस्ट का अमाउंट आ जाएगा 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 365 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 100, आपका इंटरेस्ट हो गया 13699। ऐसे निकालेंगे। मान लो आपको इंटरेस्ट का अमाउंट दिया वो, लोन का अमाउंट दिया वो, डेज दिए हुए हो, बट आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करना हो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो आप क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हो? ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। पता है कैसे हो जाएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? इंटरेस्ट की रेट कैलकुलेट करने के लिए ये जो इंटरेस्ट का अमाउंट है, इंटरेस्ट का अमाउंट, इसमें मल्टीप्लाई होता है 100, इसमें मल्टीप्लाई होता है 365 और इसमें डिवाइड होता है लोन अमाउंट का, लोन अमाउंट का, और इसमें डेज का डिवाइड होता है। इससे आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हो। अगर आपको इंटरेस्ट पता है बट रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता है तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को निकाल सकते हो। इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग का मतलब है कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग को आप परसेंटेज के टर्म्स में कैलकुलेट करो। क्या हो गया? कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। मतलब एक तरीके से आपको कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग को परसेंटेज में निकालना है। आपने रुपीस में तो निकाल दिया 443,200, अब आप उसको परसेंटेज में निकालना हो तो इसका फॉर्मूला मैं लिख लेता हूं। इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग इक्वल्स टू नेट कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय एडवांस का अमाउंट, एडवांस का अमाउंट मल्टीप्लाई बाय क्रेडिट डेज। इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग पता करना है। नेट कॉस्ट है आपकी 443,200, 360 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय एडवांस का अमाउंट 1,40,80,000 मल्टीप्लाई बाय क्रेडिट डेज आपका दे रखा है 80। तो आप इससे इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग मतलब कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग को परसेंटेज में निकाल सकते हो। 4,43,200 मल्टीप्लाई बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 1,40,80,000 डिवाइडेड बाय 80, इट इज 443, ये 483 है, हाँ सॉरी 483, करेक्ट यू आर 483, 483,200 मल्टीप्लाई बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 1,40,80,000 डिवाइडेड बाय 80, इट इज 15.44%। बेसिकली है क्या इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग? देखिए बेसिकली तो हो क्या रहा है, हमने माल उधार बेचा मगर हमें ज्यादातर पैसा हाथों हाथ मिल गया,
क्योंकि हमें पैसा किसने दे दिया, फैक्टर ने दे दिया। फैक्टर हमें एडवांस दे रहा है और उस पर वो 18% इंटरेस्ट की रेट चार्ज कर रहा है, मगर एक्चुअली 18% लग नहीं रहा है, 18% से कम लग रहा है। क्यों? क्योंकि फैक्टर की वजह से हमारे कुछ खर्चे सेव भी हो रहे हैं। तो जब हमने नेट निकाला तो नेट जो इंटरेस्ट की रेट हुई ना वो है 15.44%। और आप इसको देखो ऐसे भी कह सकते हो, हमारा इंटरेस्ट कितना लगा, 563,200, ये हमारा इंटरेस्ट लगा। हमें फैक्टरिंग से फायदे कितने हुए, 4 लाख के, और 3,20,000 कमीशन लगा। तो नेट अगर मैं इंटरेस्ट को एक बार हटा दूं तो फैक्टर की वजह से हमें नेट फायदा हो रहा है 80,000 रुपए का। फैक्टर की वजह से हमें नेट फायदा कितना हो रहा है, 80,000 रुपए का। अगर मैं एक बार एडवांस को भूल जाऊं कि मान लो एडवांस होता ही नहीं है, तो फैक्टर की वजह से हमें 80,000 रुपए का फायदा हो रहा है। अब फैक्टर ने हमें एडवांस दिया, एडवांस पर वो इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है 563,200, तो 563,200 का इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, उसमें से मैं 80,000 रुपए का फायदा माइनस कर दूं तो मेरा जो इंटरेस्ट का खर्चा है वो कम होकर हो गया 483,200। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 18% से कम होकर 15.44% हो गई। मतलब वैसे तो 18% इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, बट फायदे को एडजस्ट करने के बाद देखो तो इंटरेस्ट की रेट है 15.44%, ये 15.44। बट एक सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है, बैंक अगर हमें लोन दे सकती है 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। अगर बैंक से लोन लिया जाए तो क्या बैड डेट्स की सेविंग होगी, नहीं होगी। क्या हमारी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट सेविंग होगी, नहीं होगी, कुछ भी सेविंग नहीं होगी। बट फिर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 14% ही है, जबकि सारे फायदे एडजस्ट करने के बाद भी फैक्टरिंग की रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो रही है, 15.44। सारे फायदे एडजस्ट करने के बाद भी 15.44% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रही है, विच इज कॉल्ड इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग। तो अगर बैंक से हमें 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा मिल सकता है तो हमें बिल्कुल फैक्टर की सर्विस को यूज नहीं करना है, क्योंकि सारे फायदे एडजस्ट करने के बाद भी फैक्टरिंग की जो कॉस्ट है वो 15.44% आ रही है। तो यहाँ पर हम सेकंड पॉइंट का आंसर लिखेंगे, आप लिख लीजिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक इज 14%। रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक इज 14%। एंड effective cost of factoring, rate of interest charged by bank is 14% and effective cost of factoring is 15.44%। फायदे माइनस करने के बाद भी बैंक की रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा रेट आ रही है, 15.44%। फुल स्टॉप। Company should not avail factoring services. Company should not avail factoring services। ठीक है, ये दो टाइप के क्वेश्चन जनरली बनते हैं, एक में एडवांस होता है, एक में एडवांस नहीं है। ठीक है, ये हमारा फैक्टरिंग हो गया। अब हम बात करते हैं कैश बजट की। कैश बजट क्या होता है? वैसे बिल्कुल आप लोगों ने कॉस्टिंग में पढ़ा होगा। कैश बजट बेसिकली, बजट क्या होता है? बजट का मतलब होता है कैश को एस्टिमेट करना, कैश के इनफ्लो और कैश के आउटफ्लो को एस्टिमेट करना। और जनरली जो कैश बजट बनता है वो मंथ वाइज बनता है। जैसे मान लीजिए जनवरी का मंथ चल रहा है तो हम फरवरी का कैश बजट बना रहे हैं, मार्च का कैश बजट बना रहे हैं, अप्रैल का कैश बजट बना रहे हैं, मई का कैश बजट बना रहे हैं। मतलब फरवरी का कैश बजट बना रहे हैं मतलब फरवरी में कितना पैसा आएगा, कितना पैसा जाएगा और क्या बैलेंस बचेगा। मार्च में कितना पैसा आएगा, कहाँ कहाँ से आएगा, कितना आएगा, मार्च में कितना पैसा जाएगा, कहाँ कहाँ जाएगा, और मार्च के एंड में बैलेंस क्या बचेगा। फिर सेम इसी तरह से अप्रैल में, मई में, जून में, इस तरह से। इसको कहते हैं कैश बजट। कैश के इनफ्लो, आउटफ्लो और बैलेंस को एस्टिमेट करना। एस्टिमेट, बजट का मतलब एस्टिमेट करना। हम एस्टिमेट करते हैं। फायदा क्या, हमें थोड़ा एडवांस में पता चल जाता है कि हमें अगर कभी कैश की शॉर्टेज होगी तो कितनी शॉर्टेज होगी,
और कब शॉर्टेज होगी, कौन से मंथ में शॉर्टेज पड़ेगी, ये पहले से पता चल जाता है, जिससे कि हम व्यवस्था करके रखें कि जब कैश की शॉर्टेज पड़ेगी तो हम यहाँ से पैसा अरेंज कर लेंगे। अगर कैश का सरप्लस होगा तो कितना सरप्लस होगा, कौन से मंथ में सरप्लस होगा, अगर हमें पहले से पता चल जाए तो हम अभी से ध्यान रखें कि जब कैश का सरप्लस होगा तो हम उसको कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, किधर इन्वेस्ट करेंगे, आइडल फंड नहीं रखेंगे। तो कैश बजट बनाने का फायदा ये है कि हमें मंथ वाइज कैश डेफिशिएंसी अगर हो रही है, कैश की शॉर्टेज हो रही है तो पता चल जाता है, और अगर सरप्लस हो रहा है तो भी पता चल जाता है, पहले से थोड़ा पता चल जाता है कि यहाँ कैश की शॉर्टेज होने वाली है, यहाँ कैश का सरप्लस होने वाला है। तो इसमें ये जो कैश बजट है इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, सिंपल आपको मंथ वाइज कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो का एक स्टेटमेंट बनाना है। फॉर्मेट भी सिंपल है, कुछ ऐसा कुछ खास है नहीं। मैं सीधे सीधे क्वेश्चन पढ़ता हूँ और क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं, और आप लोगों ने वैसे भी ये कॉस्टिंग में पढ़ रखा होगा। क्वेश्चन नंबर 19 मई 2010 अटेम्प्ट में आ रखा है, और ये क्रैकर का क्वेश्चन नंबर 33 है। द फॉलोइंग डिटेल आर फोरकास्ट बाय कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ इफेक्टिव यूटिलाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ कैश, एस्टिमेट ऑफ सेल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। आपको देखो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये जो 6 महीने हैं इसकी सेल्स दे रखी है, मटेरियल की कॉस्ट, वेजेज की कॉस्ट और ओवरहेड, इन सब की डिटेल दे रखी है। क्रेडिट टर्म्स, सेल्स 20% सेल्स आर ऑन कैश, मतलब सेल्स में भी 20% कैश है और बाकी का 80% मतलब क्रेडिट है। 50% ऑफ क्रेडिट सेल्स आर कलेक्टेड नेक्स्ट मंथ एंड द बैलेंस इन द फॉलोइंग मंथ। जो क्रेडिट सेल्स होती है उसका आधा अगले महीने मिलता है, और बाकी बचा हुआ जो आधा है क्रेडिट सेल्स का 50% अगले महीने मिलता है, तो बाकी बचा हुआ क्रेडिट सेल्स का 50% उसके नेक्स्ट मंथ में मिलता है। मतलब जैसे मान लो आपने जनवरी में जो सेल्स की उसका 20% तो कैश सेल्स है, कैश सेल्स को भूल जाओ, मैं जनवरी की क्रेडिट सेल्स की बात कर रहा हूँ। जनवरी की जो क्रेडिट सेल्स होगी उसका 50% मिलेगा आपको फरवरी में, और बचा हुआ 50% आपको मिलेगा मार्च में। जैसे मान लीजिए आपकी जनवरी की टोटल सेल्स है 1 लाख, 1 लाख रुपए में से 20,000 तो कैश सेल्स हो गई, पीछे कितनी बची 80,000 की क्रेडिट सेल्स। 80,000 की क्रेडिट सेल्स का आधा मिलेगा 40,000, 40,000 मिलेगा फरवरी में और 40,000 मिलेगा मार्च में, ऐसे होगा। जैसे फरवरी की सेल्स से मान लीजिए 1,50,000, तो 1,50,000 का 20% तो कैश सेल्स है, तो 30,000 तो कैश सेल्स हो गई। 80% होता है 1,20,000, 1,20,000 का आधा कितना होता है 60,000, वो मिलेगा मार्च में, और बाकी बचा हुआ आधा 60,000 वो मिलेगा अप्रैल में, ठीक है। अच्छा, हम जब कैश बजट बनाते हैं, जिस महीने का कैश बजट बनाना है, जैसे मान लीजिए हमें अप्रैल का कैश बजट बनाना है, तो अप्रैल का कैश बजट बनाने का मतलब समझे आप, अप्रैल में क्या मिलेगा और अप्रैल में क्या पेमेंट करना है। अप्रैल का कैश बजट बनाने का मतलब है कि अप्रैल में क्या रिसिप्ट होनी है और अप्रैल में क्या पेमेंट होने। अप्रैल की सेल से 5 लाख वो मिलेगा मई में, तो ये मई के कैश बजट में आएगा। आप समझे, अप्रैल के कैश बजट में नहीं, क्योंकि अप्रैल की सेल्स है मगर पैसा तो मई में आ रहा है ना, तो जब जिस मंथ में पैसे आएंगे उस मंथ में आपको लिखना है। आप समझ रहे, जिस मंथ में पैसे आएंगे और जिस मंथ में पैसे जाएंगे उस मंथ वाले कैश बजट में लिखना है। जैसे अभी मैंने आपको कहा कि जनवरी की आपकी सेल्स है सपोज 1 लाख, उसका 20% तो कैश सेल्स है, तो जनवरी की कैश सेल्स कितनी हुई। अच्छा, कैश सेल्स में जिस मंथ की कैश सेल्स होती है उसी मंथ में पैसा आ जाता है। अब बची हुई 80,000 क्रेडिट सेल्स, 80,000 का आधा 40,000 मिलेगा फरवरी में, तो फरवरी के कैश बजट में लिखोगे 40,000 जो जनवरी की सेल्स का पैसा आएगा, और मार्च के कैश बजट में लिखोगे बाकी बचा हुआ 40,000। जनवरी की क्रेडिट सेल्स का आधा फरवरी में आएगा और आधा मार्च में आएगा, तो फरवरी के कैश बजट में लिखोगे 40,000 की रिसिप्ट और मार्च के कैश बजट में लिखोगे 40,000 की रिसिप्ट। आप समझ रहे हो, जनवरी में तो क्रेडिट सेल्स का पैसा आ ही नहीं रहा, कैश सेल्स का पैसा आ रहा है। तो जिस मंथ की सेल्स है उससे हमें मतलब नहीं, वो कौन से महीने में मिलेगी। अगर आपको अप्रैल का कैश बजट बनाना है, मतलब आपको अप्रैल में क्या पैसा मिलेगा, चाहे कोई भी महीने का हो, हमें अप्रैल में क्या मिलने वाला है और अप्रैल में हम क्या पे करने वाले हैं, वो अप्रैल के कैश बजट में आएगा। मई के कैश बजट में मई में क्या आने वाला है और क्या जाने वाला है, वो मई के कैश बजट में आएगा। समझ गए।
चलिए, क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर 2 मंथ। सप्लायर 2 महीने की क्रेडिट देता है, मतलब जनवरी में खरीदेंगे, उसका पेमेंट मार्च में करना होगा। देखिए हमें सबसे लास्ट में दिया हुआ है आपको 4 महीने का कैश बजट बनाना है और जून से स्टार्ट करना है, मतलब जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीने का कैश बजट बनाना है। तो अगर मैं क्रेडिट सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, सप्लायर को अपन पेमेंट करते हैं, तो जून में जो मैं माल खरीदूंगा उसका पेमेंट होगा अगस्त में। जून में जो मैं परचेज करूंगा उसका पेमेंट जुलाई नहीं और अगस्त में होगा। बट जून में क्या पेमेंट होगा? जून में पेमेंट होगा जो माल मैंने खरीदा था अप्रैल में। तो जैसे अप्रैल में देखो कितना माल है, अप्रैल की परचेज है 2 लाख, अप्रैल में मटेरियल कितना दिया हुआ है 2 लाख, तो अप्रैल का मटेरियल है 2 लाख, उसका पेमेंट जून में आएगा। तो जून के कैश बजट में मैं पेमेंट लिखूंगा, परचेज का पेमेंट मतलब सप्लायर को पेमेंट 2 लाख रुपए, समझे आप? जो अप्रैल की परचेज है उसका पेमेंट मुझे जून में करना है, समझ गए? जो मई की परचेज है उसका पेमेंट मुझे जुलाई में करना है, जो जून की परचेज है उसका पेमेंट मुझे अगस्त में करना है, जो जुलाई की परचेज है उसका पेमेंट मुझे सितंबर में करना है, समझ गए? अच्छा, फिर लिखा हुआ है लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेज हाफ मंथ। हाफ का मतलब है हाफ उसी महीने में देंगे, हाफ अगले महीने में देंगे। हाफ का मतलब क्या हुआ? हाफ उसी महीने में और हाफ अगले महीने में। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मुझे जून का कैश बजट बनाना है तो जून में मैं क्या दूंगा? पिछला महीना, पिछला महीना कौन सा है? मई, मई का हाफ जून में दूंगा और जून का हाफ जून में दूंगा। जून में मैं क्या दूंगा? पिछले महीने का हाफ मतलब मई का हाफ और जून का हाफ। जुलाई में क्या दूंगा मैं? जून का हाफ और जुलाई का हाफ, समझा आप? तो मतलब इसको समझना पड़ेगा, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको समझ के इसको लिखना पड़ेगा। अच्छा, मान लो यहां पर 1/3 होता, मान लो यहां पर 1/3 होता, हाफ की जगह 1/3 होता, तो मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताता हूँ। मान लो 1/3 दिया हुआ होता तो आप क्या करोगे पता है? 1/3 लास्ट मंथ और बचा हुआ 2/3 सेम मंथ। मतलब आप जून में क्या करोगे? मई का 1/3 और जून का 2/3। जुलाई में क्या करोगे? जून का 1/3 और जुलाई का 2/3, मतलब पिछले महीने का 1/3 1/3 और सेम मंथ का 2/3। जैसे मान लो यहाँ पर 2/5 लिखा हुआ होता, क्रेडिट पीरियड ऐसे लिखा हुआ था 2/5, तो आपको क्या करना है? 2/5 लास्ट मंथ और 3/5 सेम मंथ। जैसे हमें जून में क्या करना है? जून में करना है मई का 2/5 और जून का 3/5, है ना? जैसे मान लो यहाँ लिखा होता 1/10, मतलब शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ आपको, 1/10, तो 1/10 लास्ट मंथ। जब भी आपको ऐसे पॉइंटों में दिया हुआ हो 1/3 2/3 1/10 2/5 जो भी है, तो आप इस तरह से करोगे। जो दिया हुआ है वो पिछले महीने का 1/10 लास्ट मंथ और बचा हुआ 9/10 सेम मंथ। मतलब जैसे आपको जून में करना है तो जून में करोगे मई का 1/10 और जून का 9/10, पिछले महीने का 1/10 और सेम मंथ का 9/10, करेक्ट? इस तरह से, राइट? तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है जब इस तरह से दे रखा हो 1/3 1/2। अच्छा, 1/2 में तो क्या, हाफ पिछले महीने का और बचा हुआ हाफ सेम मंथ का। फिर आपको दे रखा है ओवरहेड में 1 महीना। ओवरहेड में 1 महीने का मतलब है मई का जो ओवरहेड है वो जून में पे होगा, जून का जो ओवरहेड है वो जुलाई में पे होगा, जुलाई का ओवरहेड है वो अगस्त में पे होगा, इस तरह से। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ऑफ ₹5 लाख इज टू बी पेड हाफ ईयरली इन जून एंड दिसंबर। डिबेंचर आपके 5 लाख है, उस पर 12% इंटरेस्ट 1 साल का होता है 60,000, मगर हम इंटरेस्ट हाफ ईयरली देते हैं। मतलब हाफ ईयरली कितना हो गया? 30,000 30,000 30,000। एक तो देना है जून में और एक देना है दिसंबर में। क्या हमें दिसंबर का कैश बजट बनाना है? नहीं, जून का तो बनाना है। तो जून में आप इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का पेमेंट करोगे 30,000 6 महीने का। डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट 25,000 वो मिलेगा जून में, और जून में मिलेगा तो जून में रिसिप्ट में आएगा 25,000 रुपये, ये रिसिप्ट है। वो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर तो पेमेंट में आएगा। ए न्यू मशीन इंस्टॉल इन जून 2018 एट ₹4 लाख। एक नई मशीन खरीदी 4 लाख रुपए में। कब खरीदी? जून में खरीदी। उसका पेमेंट 20 इंस्टॉलमेंट में करना है मंथली, और ये इंस्टॉलमेंट शुरू होगी जुलाई से।
तो 4 लाख रुपए डिवाइडेड बाई 20, एक इंस्टॉलमेंट हो गई 20,000 रुपीज की। 20,000 की इंस्टॉलमेंट जुलाई से स्टार्ट करनी है, मंथली है, तो जुलाई में 20, जून से नहीं स्टार्ट करनी है, तो जुलाई में 20, अगस्त में 20 और सितंबर में 20। हमें 4 महीने का कैश बजट बनाना है, जुलाई अगस्त सितंबर, नहीं जून जुलाई अगस्त सितंबर। तो जुलाई में 20, अगस्त में 20 और सितंबर में 20,000 का पेमेंट करना है। एडवांस टैक्स अगस्त में जमा कराना है 15,000। ठीक, 1 जून का कैश बैलेंस 45,000 है। हमें यहाँ पर कैश बजट कहाँ से बनाना है, स्टार्ट करना है जून से। तो 1 जून का आपको कैश बैलेंस दिया हुआ है 45,000, और कंपनी चाहती है कि हर महीने हम इतना ही बैलेंस रखें, मतलब 45,000 ही बैलेंस रखें। अगर एक्सेस कैश है, अगर बैलेंस इससे ज़्यादा है तो उसकी फिक्स डिपॉजिट में जमा करा दो। मतलब हमें 45,000 रुपये का ही बैलेंस रखना है, बट अगर बैलेंस उससे ज़्यादा हो जाता है तो एफडी करा दो। बट यहाँ पर लिखा हुआ है इन मल्टीपल ऑफ 1,000 रुपीज। एफडी जो करानी है वो 1,000 रुपए के मल्टीपल में करानी है। मतलब क्या हुआ, हम चाहते हैं 45,000 के बैलेंस रहे, ज्यादा बैलेंस आ रहा है तो एफडी करा दो। मान लो बैलेंस ज्यादा आ रहा है, सपोज 50, मान लो बैलेंस आ रहा है 52, तो हमें तो 45 ही रखना है। तो कितना एक्स्ट्रा बैलेंस है, 7,000, तो आप 7,000 की एफडी करा दोगे। ठीक है, ओके। मान लो बैलेंस आ रहा है 49,600, और हमें एफ डी नहीं, बैलेंस कितना रखना है, 45 का रखना है। तो एक्सेस बैलेंस कितना आ रहा है, 4,600 रुपये। मगर 4,600 की तो एफडी नहीं हो सकती, वो लिखा हुआ है 1,000 के मल्टीपल में ही होगी। 1,000, 2,000, 3,000, 5,000, 6,000, 7,000, ऐसे ऐसे नहीं होगी 4,600 रुपये। तो हम क्या करेंगे, 4,000 रुपये की एफडी करेंगे। आप कहोगे 5,000 की क्यों नहीं, तो यहाँ पर अगर मैं 5,000 की एफडी करा दूं तो बैलेंस 45,000 रुपये से भी कम हो जाएगा। मुझे बैलेंस 45,000 से कम नहीं करना है, थोड़ा बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो मान लो मेरे पास 4,600 एक्सेस बैलेंस है। आप पहले एक्सेस बैलेंस निकालोगे, कितना है 4,600, तो 4,000 की एफडी करोगे। मान लो आपका एक्सेस बैलेंस आता है मान लो 8,300, तो आप 8,000 की एफडी करोगे। समझ गए। आपका एक्सेस बैलेंस आता है मान लो 9,100, तो आप 9,000 की एफडी करोगे। मान लो आपका एक्सेस बैलेंस आता है 12,950 रुपए, तो आप 12,000 की एफडी करोगे, 13,000 की नहीं। मतलब 12,950 तो 12,000, ये ऊपर वाले जो है ना ये हटा दो। 12,950 तो 12,000 की, 9,950, 9,950 तो 9,000 की एफडी। समझ गए। आपको 1,000 के मल्टीपल में एफडी करानी है, बट बैलेंस 45,000 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले एक वर्किंग नोट बनाते हैं। ये जो सेल्स है यहाँ पर, इसमें कुछ कैश है कुछ क्रेडिट है। तो सबसे पहले तो सेल्स को बाइफरकेट करते हैं कैश और क्रेडिट में। जितने मंथ की, वैसे तो हमें 4 महीने का कैश बजट बनाना है, मगर जब आप वर्किंग नोट बनाओ तो जितने मंथ का दिया हुआ है उतने महीने का वर्किंग नोट बनाना है। मंथ कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। यहां पर आपको डिटेल अप्रैल से सितंबर तक की दे रखी है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। अप्रैल की सेल्स रखी है 4,20,000, उसका 20% होता है 84,000। ये तो हो गया कैश, और 4,20,000 का 80% 3,36,000 हो गया क्रेडिट। फिर मई की सेल्स रखी है 4.5 लाख, इसका 20% 90,000 हो गया कैश, और 3,60,000 हो गया आपका क्रेडिट। फिर जून की दे रखी है 5 लाख, तो 1 लाख हो गया कैश और 4 लाख इज क्रेडिट सेल्स। जुलाई की सेल्स रखी है 4,90,000, तो उसका 20% 98,000 कैश और 3,92,000 क्रेडिट। फिर अगस्त में सेल्स रखी है 5,40,000, 5,40,000 का 20% 1,08,000 कैश और 4,32,000 क्रेडिट। फिर सितंबर की हमें सेल्स रखी है 6,10,000, 6,10,000 का 20% 1,22,000 कैश और 4,88,000 क्रेडिट। मतलब हमने सेल्स को बाइफरकेट कर दिया, उसमें कितनी कैश और कितनी क्रेडिट। नाउ वी प्रिपेयर कैश बजट।
हमें कैश बजट बनाना है जून जुलाई अगस्त सितंबर, जून जुलाई अगस्त सितंबर। हाँ, कॉस्टिंग में ये जो चैप्टर है, टॉपिक जो है कैश बजट, ये आपको दे रखा है बजटरी कंट्रोल चैप्टर में। और सेम यही है, कैश बजट अलग अलग कैसे हो सकता है, जैसा यहाँ बन रहा है वैसा का वैसा वहां पे भी बनता है, सेम टू सेम। तो आपको एक जगह पढ़ना है। अगर आपने इसको कॉस्टिंग में पढ़ रखा है, आपको आता है, तो बिल्कुल यहाँ करने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ सेम है। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे ए पॉइंट, ओपनिंग बैलेंस। अभी आपको ओपनिंग बैलेंस केवल जून का पता है, 45,000। जुलाई का ओपनिंग बैलेंस तो जून का जो क्लोजिंग आएगा वो जुलाई का, तो अभी आप एक बार खाली छोड़ दो, बस केवल लिख दो ओपनिंग बैलेंस और जून का लिख दो। फिर यहाँ पर लिखते हैं कैश सेल्स। अच्छा, कैश सेल्स जिस मंथ की होती है उसी मंथ में उसका पैसा आ जाता है। तो जून की कैश सेल्स है 1 लाख, जुलाई की कैश सेल्स है 98,000, अगस्त की 1,08,000 और सितंबर की 1,22,000। क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स में दे रखा है कि 50% पैसा मिलता है नेक्स्ट मंथ और 50% पैसा मिलता है नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ। अब आप मुझे ये बताओ कि जून में क्या मिलेगा। जून की सेल्स का कब मिलेगा वो तो समझ में आ गया, जून की सेल्स जो क्रेडिट सेल्स है उसका आधा जुलाई में मिलेगा, आधा अगस्त में मिलेगा। बट जून में क्या मिलेगा, हाँ जून में क्या मिलेगा, आधा जून का कैसे मिलेगा, जून में क्या मिलेगा। आप बताइए। करेक्ट, एकदम सही। जून में क्या मिलेगा, जो पिछला महीना है मई, उसकी जो क्रेडिट सेल्स है उसका आधा जून और आधा जुलाई, तो जून में आधा आएगा। और जो उससे पिछला महीना है अप्रैल, अप्रैल की जो क्रेडिट सेल्स है उसका आधा मई और आधा जून, तो जून में मिलेगा पिछले महीने मई की क्रेडिट सेल्स का आधा और पिछले से पिछला महीना अप्रैल की क्रेडिट सेल्स का आधा। मतलब पिछले महीने की क्रेडिट सेल्स का आधा और पिछले से पिछले महीने की क्रेडिट सेल्स का आधा। 50% ऑफ लास्ट मंथ क्रेडिट सेल्स और 50% ऑफ सेकेंड लास्ट मंथ क्रेडिट सेल्स। पिछले महीने की क्रेडिट सेल्स का आधा और पिछले से पिछले महीने की क्रेडिट सेल्स का आधा। मतलब आपको जून में मिलेगा मई की क्रेडिट सेल्स का आधा। मई की क्रेडिट सेल्स देखिए हमने कैलकुलेट की 3,60,000, इसका आधा 1,80,000। और पिछले से पिछले मतलब अप्रैल, इसकी सेल्स का आधा होगा 1,68,000। अभी चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही है 168, पिछले से पिछले मंथ की क्रेडिट सेल्स का आधा। जुलाई में क्या मिलेगा, जून का आधा 2 और मई का आधा 180। अगस्त में क्या मिलेगा, जुलाई का आधा 392 का आधा 196। ठीक है, चेक मैं इसलिए कर लेता हूं कि कुछ गलती नहीं रह जाए। 196 और जून का आधा 2 लाख। सितंबर में मिलेगा अगस्त का हाफ 2,16,000, 2,16,000 और जुलाई का आधा 1,96,000। लास्ट मंथ की क्रेडिट सेल्स का आधा और लास्ट टू लास्ट मंथ की क्रेडिट सेल्स का भी आधा। ये हो गया रिसिप्ट। तो जून में, जुलाई में, अगस्त सितंबर में रिसिप्ट हो गई। अब सारी रिसिप्ट पहले लिखनी है। एक रिसिप्ट और आनी है और वो है इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट। इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, और इसके लिए आपको देखो ये सेल्स वाला पॉइंट तो हो गया। इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट आपको डी पॉइंट दे रखा है, डिविडेंड की इनकम आ रही है 25,000 और ये कौन से महीने में आएगी, जून में आएगी। तो आपको जून में 25,000 लिखने, केवल जून में ही पैसे आएंगे और कभी नहीं। अच्छा, इसके अलावा और कोई रिसिप्ट हमारी
है नहीं। अभी आपको टोटल करनी नहीं है, बस लिखना है टोटल ए, करनी नहीं है, करनी नहीं है अभी। हाँ, अब आप यहाँ पे लिख दो बी पॉइंट। अब पेमेंट, सबसे पहले पेमेंट टू सप्लायर, पेमेंट टू सप्लायर, सप्लायर को पेमेंट सेकंड लास्ट मंथ, सेकंड लास्ट मंथ। सप्लायर को हम पेमेंट 2 महीने बाद करते हैं। इसका मतलब है जो मटेरियल मैंने अप्रैल में खरीदा था उसका पेमेंट जून में होगा, तो जून में पेमेंट होगा, या फिर ऐसे कहूं जून में पेमेंट होगा जो अप्रैल में खरीदा था। कितना खरीदा था? 2 लाख। जो मैंने मई में खरीदा था 2,10,000, उसका पेमेंट जुलाई में। जो मैंने जून में खरीदा था 2,60,000, उसका पेमेंट अगस्त में। और जो मैंने जुलाई में खरीदा था 2,82,000, उसका पेमेंट सितंबर में। अच्छा, इसके बाद में वेजेज, वेजेज में हाफ मंथ लिखा है, तो मैंने अभी आपको समझाया था वेजेज में क्या करोगे। वेजेज 50% ऑफ, मतलब हाफ ऑफ लास्ट मंथ, हाफ ऑफ लास्ट मंथ एंड हाफ ऑफ सेम मंथ। पिछले महीने का आधा और उसी महीने का आधा। जून में मई का आधा और जून का ही आधा, 80,000 और 82,500, 80,000 और 82,500। जुलाई में जून का आधा और जुलाई का आधा, दोनों 82,500, 82,500, 82,500, 82,500। फिर अगस्त में जुलाई का आधा और अगस्त का आधा, दोनों 82,500, 82,500, 82,500, 82,500। और सितंबर में अगस्त का आधा और सितंबर का आधा, 82,500 और 85,000, 82,500 और 85,000। वेजेज के बाद हम लेते हैं नेक्स्ट, वेजेज के बाद में नेक्स्ट लेते हैं ओवरहेड। ओवरहेड में लिखेंगे लास्ट मंथ, ओवरहेड में लिखा हुआ है 1 महीने बाद पेमेंट करते हैं। तो जून में हम मई के ओवरहेड का पेमेंट करेंगे 40,000, 40,000। और जून के ओवरहेड 38,000 का पेमेंट जुलाई में 38,000। फिर 37,500 और 60,800, 37,500 और 60,800। तो देखो आपके ये वाला पॉइंट मटेरियल का हो, सेल्स का हो गया, सप्लायर का हो गया, वेजेज का हो गया, ओवरहेड का हो गया। ये बी पॉइंट कंप्लीट हो गया। सी पॉइंट इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 5 लाख, 12% 1 साल का 60,000, हाफ ईयरली 30,000 और जून में देना है, 1 दिसंबर में देना, दिसंबर का कैश बजट बनाना नहीं है। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 30,000 जून में करने हैं 30,000, केवल और केवल जून, दिसंबर का कैश बजट बनाना नहीं है। अच्छा, इसके बाद में पॉइंट नंबर ई, नई मशीन खरीद रहे हैं, उसकी जुलाई से इंस्टॉलमेंट स्टार्ट हो जाएगी 20,000, इंस्टॉलमेंट ऑफ मशीन, इंस्टॉलमेंट ऑफ मशीन जुलाई 20,000, अगस्त 20,000, मंथ इंस्टॉलमेंट है तो जुलाई से स्टार्ट होगी, तो जुलाई अगस्त सितंबर हर महीने 20-20 हजार रुपए। और एक पॉइंट है एडवांस टैक्स जमा कराना है 15,000 अगस्त में, एडवांस टैक्स अगस्त में, जून में नहीं, जुलाई में नहीं, अगस्त में 15,000, सितंबर में कुछ नहीं। अब यहां पर हम करेंगे टोटल बी, टोटल बी। फिर हम लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस ए माइनस बी। फिर हम लिखेंगे फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट। अगर एक्सेस बैलेंस आ जाए 45,000 से ऊपर ज्यादा बैलेंस आ जाए तो क्या कराना है, फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करना है, तो कैश बैलेंस तो कम हो जाएगा। और फिर आएगा क्लोजिंग बैलेंस, वापस से क्लोजिंग बैलेंस। तो देखिए सबसे पहले तो जून के टोटल ये करते हैं 45,000
प्लस 1 लाख प्लस 1,80,000 प्लस 1,68,000 प्लस 25,000 5,18,000 2 लाख प्लस 80,000 प्लस 82,500 प्लस 40,000 प्लस 30,000 4,32,500। ये काम करता है, ये बी की टोटल तो कर ही देता है हर महीने की 210 82,500 82,500 38,000 और 20,000 4,33,000 2,60,000 82,500 82,500 37,500 और 20,000 4,82,500 2,82,500 2,82,000 प्लस 82,500 85,000 60,800 और 20,000 5,303,000। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले जून 5,18,000 इसकी टोटल ए, इसमें से माइनस करेंगे 432,500 तो बैलेंस आएगा 85,500, जबकि हमें बैलेंस 45 ही रखना है तो एक्सेस बैलेंस निकालो। 85,500 माइनस 45,000 करेंगे तो एक्सेस बैलेंस हो गया 40,500। 500 को भूल जाओ, 40,000 की एफडी करा दो, 1000 के मल्टीपल में ना, तो 40,500 आ रहे हैं ना, तो ऊपर वाले भूल जाओ, 40,000 की एफडी करा दो, बैलेंस आ जाएगा 45,500। ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ना एफडी कराने के बाद, ये 45 से कम नहीं होगा 45 से कम नहीं होना चाहिए। ये हो गया 45,500, थोड़ा बहुत ज्यादा हो सकता है, कम नहीं हो सकता। 45,500 प्लस 98,000 2 लाख, हाँ जो जून का क्लोजिंग हुआ वो जुलाई का ओपनिंग हो गया, प्लस 1,80,000 5,23,500 इसमें से माइनस करेंगे 4,33,000 बैलेंस आएगा 90,500। 45,000 रुपये माइनस करें तो एक्सेस बैलेंस आ रहा है 45,500, तो 45,000 45,000 की एफडी कराएंगे और बैलेंस बचेगा 45,500। ये 45,500 अगस्त का ओपनिंग बैलेंस हो गया। फिर से टोटल करते हैं 45,500 प्लस 1,08,000 प्लस 1,96,000 प्लस 2 लाख, इट इज 5,49,500। इसमें से माइनस करेंगे 4,82,500, इट इज 67,000 माइनस 45,000। अब 22,000 रुपये एक्सेस बैलेंस आ रहा है तो इसकी एफडी करा देंगे और बैलेंस आएगा बराबर 45,000 रुपये। फिर ये 45,000 हमारा ओपनिंग बैलेंस होगा सितंबर का। टोटल वापस चेक करें 45,500, सही है ना? ठीक है, चलिए 45,000 फिर बैलेंस 1,22,000 ऐड किया, 2,16,000 ऐड किया और 1,96,000 ऐड किया तो 5,79,000। इसमें से माइनस करेंगे 5,303,000, यह आएगा 48,700 माइनस 45,000। एक्सेस बैलेंस 3,700, तो 3,000 की एफडी करानी है, बैलेंस बच जाएगा 45,700। ठीक है, हाँ एक बार मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ, थोड़ा सा जल्दी करना, फिर हमें कैश बजट भी कंप्लीट करना है और ये फॉर्मल मॉडल करके इस चैप्टर को भी आज कंप्लीट करना है। ठीक है, बिल्कुल नेक्स्ट क्लास जो है वो कैपिटल बजटिंग की होगी, बिल्कुल एकदम सही हो आप। नेक्स्ट इज कैपिटल बजटिंग। क्यों डर लगता है क्या? अच्छा, कैपिटल बजटिंग थोड़ा भारी चैप्टर है, ठीक है देख लेंगे उसको भी, हाथापाई करनी है। हाँ उसके आगे जो 3 चैप्टर है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, डिविडेंड पॉलिसी, वो ज़्यादा बड़े नहीं है, छोटे ही है। बिल्कुल, चलिए बढ़े आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज
क्वेश्चन नंबर 20 नवंबर 2016 के एग्जाम में आ चुका है और ये क्रैकर का पहला क्वेश्चन है। मतलब क्रैकर में सबसे पहले कैश बजट ही दिया हुआ है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू एबीसी कंपनी फॉर द ईयर 2016 प्रोजेक्टेड सेल्स। आपको हर महीने की सेल्स दे रखी है, अगस्त की, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और रुपीज इन लैक्स दे रखे हैं। अगर रुपीज इन लैक्स दे रखे हैं तो आप भी वहाँ कैश बजट में रुपीज इन लैक्स कर सकते हो ना। जीपी रेट 20% है, मतलब सेल्स में से जीपी माइनस करोगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा। 10% ऑफ प्रोजेक्टेड सेल्स विल बी कैश, मतलब जितनी सेल्स दे रखी है उसका 10% कैश, और बाकी बची क्रेडिट। क्रेडिट सेल्स का 50% नेक्स्ट मंथ और बाकी बचा उसके नेक्स्ट मंथ। ये मतलब सेम पॉइंट हो गया जो लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा था। हाँ, वहाँ क्रेडिट सेल्स 20% थी, यहाँ क्रेडिट सेल्स 10% है। मगर कैश सेल्स, हाँ कैश सेल्स वहाँ 20% थी, यहाँ कैश सेल्स 10% है। बट जो क्रेडिट सेल्स का पैसा मिलेगा वो वैसे ही मिल रहा है जैसे लास्ट क्वेश्चन में था कि आधा अगले महीने और आधा उसके अगले महीने। क्रेडिटर विल बी पेड इन द फर्स्ट मंथ फॉलोइंग क्रेडिट परचेज। अच्छा, जब क्रेडिट परचेज करोगे उसका अगले महीने पेमेंट करोगे, तो हम हर महीने पेमेंट करेंगे पिछले महीने जो आपने परचेज किया था। वेजेज एंड सैलरी, यहाँ दे रखा है वेजेज एंड सैलरी। वेजेज एंड सैलरी कहाँ आता है? ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, राइट। इसका यूज है इसलिए कह रहा हूँ। एक होता है सैलरी एंड वेजेज, वो तो P&L में आ जाता है, बट वेजेज एंड सैलरी ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। विल बी पेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, मतलब वेजेज एंड सैलरी का पेमेंट भी हर अगले महीने करते हैं, मतलब मई की जून में, जून की जुलाई में, इस तरह से। क्रेडिटर में भी ऐसे ही होता है और वेजेज में भी ऐसे ही होता है। इंटरिम डिविडेंड, अच्छा हर महीने की वेजेज है 3 लाख रुपए। इंटरिम डिविडेंड 2 लाख, ये दिसंबर में हम पे करेंगे। मशीनरी 10 लाख की परचेज कर रहे हैं सितंबर में, उसका रीपेमेंट करेंगे 50,000 की हर महीने की इंस्टॉलमेंट, और ये इंस्टॉलमेंट अक्टूबर से स्टार्ट होगी। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 1 लाख हर महीने, वो हर महीने ही दिया जाता है, मतलब जिस मंथ का है उसी मंथ में हर महीने 1 लाख एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। एज्यूम नो मिनिमम कैश बैलेंस रिक्वायर्ड। ओपनिंग कैश बैलेंस 10 लाख रुपए, मतलब 1 अक्टूबर का जो बैलेंस है वो 10 लाख है। आपको कैश बजट बनाना है 3 महीने का, अक्टूबर से स्टार्ट करना है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब यहाँ पर आप वर्किंग नोट थोड़ा सा बड़ा बनेगा, डरना नहीं है आपको। इसमें पॉइंट ज्यादा, पहले मैं कॉलम बना लेता हूँ फिर आप बनाना है ना। एक कॉलम तो आपको बनाना है मंथ का, एक बनाना है कैश सेल्स, एक बनाना है क्रेडिट सेल्स, ये तो बनाना ही है, सेल्स का बाइफर्केशन करना पड़ेगा। एक बनाना है आपको परचेज। परचेज पता है कैसा आएगी? सेल्स में से आप माइनस करोगे जीपी, सेल्स में से जीपी माइनस करते तो क्या आता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है, मतलब ट्रेडिंग के खर्चे आ गए, है ना। ट्रेडिंग में एक खर्चा आपको दे रखा है वेजेज का, अगर मैं वेजेज के खर्चे को माइनस कर दूं तो परचेज आ जाएगी। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक के बारे में कोई डिटेल नहीं है तो भूल जाओ ओपनिंग क्लोजिंग को। अगर ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक को भूल जाओ तो ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है? यहाँ आता है देखो, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, टू वेजेज और टू जीपी, ऐसे लिखते हो। यहाँ आता है बाई सेल्स और बाई क्लोजिंग स्टॉक। मैंने आपको कहा कि आप ओपनिंग और क्लोजिंग को भूल जाओ क्योंकि है ही नहीं। तो अगर मैं सेल्स में से जीपी माइनस करूंगा तो ये दो खर्चे ही आएंगे, और अगर इसमें से दो खर्चे में से एक खर्चा माइनस कर दूं तो परचेज आ जाएगी। तो सेल्स माइनस जीपी माइनस वेजेज इक्वल टू परचेज। तो हर महीने की मुझे क्या पता चल जाएगी? परचेज पता चल जाएगी। देखो यहाँ पर आपको अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर बनाना तो 3 महीने का कैश बजट है, मगर वर्किंग नोट आपको जितने महीने की डिटेल दे रखी है उतने महीने का वर्किंग नोट आपको बनाना है। और यहाँ ऊपर लिख देते हैं रुपीज इन लैक्स। सेल्स 35 लाख में 10% 3.5 और बचा हुआ 31.5, सॉरी 31.5 क्रेडिट सेल्स। फिर 40 तो 4 10% हो गया, और 36 क्रेडिट सेल्स। फिर 40 अगेन 4 और 36, देन 45 4.5 और 40.50, अगेन 45 4.5 और 40.50। अब परचेज निकालते हैं, देखो 35 लाख आपकी सेल्स है, राइट। 35 माइनस 20% जीपी माइनस करोगे तो आता है 28 में से 3 लाख की वेजेज माइनस करोगे तो 25। फिर सितंबर की सेल्स है 40 माइनस 20%, 32 माइनस 3 29,
सेल्स माइनस जीपी माइनस वेजेज, तो परचेज आ जाएगी 40 माइनस अगेन यही आ गया 29, फिर 45 माइनस 20% माइनस 3 33 और 33। बनाते हैं कैश बजट। कैश बजट बनाना है अक्टूबर का, नवंबर का और दिसंबर का। ऊपर लिख देंगे रुपीस इन लैक्स, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। सबसे पहले ए पॉइंट, ओपनिंग बैलेंस। अक्टूबर का ओपनिंग बैलेंस है 10 लाख कैश सेल्स। अक्टूबर की कैश सेल्स 4, नवंबर की अगेन नहीं सॉरी 4.5 और दिसंबर की 4.5 कैश सेल्स। क्रेडिट सेल्स कैसे करेंगे? 50% लास्ट मंथ और 50% सेकेंड लास्ट मंथ। लास्ट मंथ का आधा और लास्ट टू लास्ट का आधा। तो पहले तो लेते हैं सितंबर का आधा, ये हो गया 18, और अगस्त का आधा 31.5 का आधा होता है 15.75 15.75। फिर नवंबर में अक्टूबर का आधा 18 और सितंबर का आधा 18। फिर दिसंबर में नवंबर का आधा 40.5 का आधा 20.25 और 18। करेक्ट। और कोई रिसिप्ट है? रिसिप्ट 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 नहीं है क्या? और कोई रिसिप्ट ही नहीं है। ठीक है, तो देखो ये पॉइंट हो गया, ये भी पॉइंट हो गया, और इसके अलावा कोई रिसिप्ट है नहीं। तो चलिए यहाँ पे टोटल ए लिख देते हैं, अभी करना मत। टोटल ए, ठीक है। अभी मैंने अभी रिसिप्ट रिसिप्ट बोला जो क्या टेम्पो वाले जैसी फीलिंग आई हो, ज्यादा होशियारी है। कंडक्टर वाली फीलिंग आई मेरे आप बोली में से। तो इस जन्म में नहीं था, हो सकता है पिछले जन्म में कंडक्टर रहूंगा मैं बस में। टिकट 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 ऐसा नालायक। चलिए अब बी पॉइंट, पेमेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहां करते हैं सप्लायर, मतलब परचेज का पेमेंट। लास्ट मंथ, लास्ट मंथ पिछले महीने परचेज किया था। देखो सितंबर में परचेज किया 29, एक महीने की क्रेडिट देता ना, तो जो पिछले महीने खरीदा उसका पेमेंट इस महीने करेंगे। अक्टूबर में खरीदा 29, इसका पेमेंट नवंबर में, और नवंबर में खरीदा 33, इसका पेमेंट दिसंबर में। वेजेज ये भी लास्ट मंथ की, हर महीने की वेजेज 3 लाख है, तो लास्ट मंथ की 3 लाख, लास्ट मंथ की 3 लाख, लास्ट मंथ की 3 लाख। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड हर महीने के हर महीने पेमेंट होता है सेम मंथ में, और हर महीने के एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है 1 लाख। तो देखो कौन कौन से पॉइंट कर लिया हमने, क्रेडिटर वाला पॉइंट कर लिया, वेजेज वाला पॉइंट कर लिया, और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड वाला पॉइंट कर लिया। फिर हमें इंटरिम डिविडेंड 2 लाख देना है दिसंबर में। इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड दिसंबर में देना है 2 लाख रुपए। उसके बाद मशीनरी 50,000 की इंस्टॉलमेंट अक्टूबर से पे करनी है। इंस्टॉलमेंट ऑफ मशीन, इंस्टॉलमेंट ऑफ मशीनरी अक्टूबर 0.50, 50,000 है ना, तो ये रुपीज इन लैक्स में है तो 0.50, 0.5 लाख। ठीक है, तो ये भी हो गया बस, अरे ये तो हो गया। चलिए, और यहाँ कोई वो इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट भी, एफडी वाला पॉइंट जैसे लास्ट क्वेश्चन में था वो भी नहीं है। तो ये तो हो गया आपका टोटल बी, और फिर लिखोगे क्लोजिंग बैलेंस ए माइनस बी। बस बैलेंस को आगे ले जाना है ना। ये हो गया, कर लोगे? अच्छा ठीक है चलो।
चलो हाँ, बैलेंस ही तो आगे ले जाना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, और ये जनवरी 25 में आया हुआ है। बताओ, लेटेस्ट में, मतलब ज्यादा पुराना नहीं है, और ये क्रैकर का थर्ड क्वेश्चन है। केपी लिमिटेड हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। एस्टिमेटेड मंथली सेल्स, हर महीने की सेल्स रखी, अप्रैल मई जून जुलाई। पहले सबसे पहले देखते हैं बजट के कौन से महीने का बनाना है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कैश बजट फॉर 3 मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम जुलाई, मतलब जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने का कैश बजट बनाना है। डिटेल दे रखी है अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीने की डिटेल दे रखी है। सेल्स की रुपीज इन लैक्स दे रखे हैं, ठीक है। जीपी रेट 20%, ये वैसे ही क्वेश्चन हो गया क्या। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज पेड इन नेक्स्ट मंथ। अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में अगर वेजेस नहीं दे रखे तो पूरी परचेज ही है फिर तो। और लिखा हुआ है अगले महीने पेमेंट करते हैं, जैसा लास्ट क्वेश्चन में था। सेल्स आर इन क्रेडिट, अच्छा सेल्स क्रेडिट ही है, कैश सेल्स है ही नहीं, और 2 महीने अलाउ करते हैं। इसका मतलब है हमें जुलाई से बनाना है ना, तो जुलाई में हमें मिलेगा मई में जो क्रेडिट सेल्स की थी कि उसका, ये पूरी क्रेडिट ही है, कैश सेल्स है ही नहीं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर पेड इन द सेम मंथ, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हर महीने के दे रखे हैं, हर महीने का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस उसी महीने में पे करते हैं, ठीक है। डिविडेंड 3 लाख का पेड करेंगे सितंबर में। कैश बैलेंस 1 जुलाई को 1.5 लाख है, ठीक है। द कंपनी हैज टू मेंटेन कैश बैलेंस 1 लाख रुपए, 1 लाख बैलेंस मेंटेन करना है। इफ देयर इज कैश बैलेंस डेफिशिएट इन एनी मंथ, मतलब कम पड़ जाए, तो कंपनी लोन ले लेगी। और अगर कैश बैलेंस 2 लाख से ज्यादा हो जाए तो हम एक्सेस अमाउंट को इन्वेस्ट कर देंगे। 2 लाख से ज्यादा हो जाए तो 2 लाख से जितना ज्यादा है, मतलब 1 लाख से 2 लाख के बीच में बैलेंस रहे, कुछ नहीं करना है। 1 लाख से कम पड़ जाए तो लोन ले लो, 1 लाख बना दो, मतलब मिनिमम 1 लाख चाहिए। मगर 2 लाख से ज्यादा हो जाए तो ज्यादा को इन्वेस्ट कर दो। 1 से 2 लाख के बीच में रहे तो कुछ नहीं करना है। इग्नोर इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। चलो वेरी गुड। वर्किंग नोट भी ऐसा कुछ खास बनाना नहीं है, एक परचेज का बनाना पड़ेगा हमें। वर्किंग नोट नंबर 1, मंथ वाइज परचेज, मंथ वाइज या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिख दो। यहाँ पर इसने भी वर्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखा है, और ये लिखा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पेमेंट अगले महीने करते हैं, तो हम यहाँ पर नाम ही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिख देते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में देखा जाए तो वैसे है तो परचेज ही है। 20% जीपी रेट है, तो यहाँ पर हमें अप्रैल से सितंबर तक की डिटेल दे रखी है। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त और सितंबर। 10 लाख का 80% 8 लाख, फिर 12 लाख का 80% 9.6 लाख, फिर 15 लाख का 80% 12 लाख, उसके बाद में 10 लाख का 80% अगेन 8 लाख, फिर 13 लाख का 80% 10.40, और 14 लाख का 80% 12.20, राइट, नहीं 11.20, 11.20, ठीक है। ये रुपीज इन लैक्स है ना, रुपीज इन लैक्स। कैश बजट, कैश बजट कौन कौन से महीने, जुलाई अगस्त सितंबर का बनाना है। जुलाई अगस्त सितंबर, यहाँ लिख देते हैं रुपीज इन लैक्स। ए पॉइंट, ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस आपको यहाँ पर दे रखा है 1 जुलाई का 1.5 लाख, 1.50। कैश सेल्स तो है नहीं, क्रेडिट सेल्स, और क्रेडिट सेल्स में हम टाइम पीरियड देते हैं 2 महीने का, तो सेकंड लास्ट मंथ, सेकंड लास्ट मंथ पिछले से पिछले महीने जो माल हमने बेचा था उसका पैसा आएगा। तो जुलाई में आएगा, मई में जो माल हमने बेचा था, मई में कितनी सेल्स थी 12 लाख, ये आएंगे 12 लाख जुलाई में। अगस्त में आएगा जो हमने जून में बेचा था 15 लाख, 15 लाख ये आएंगे अगस्त में। और जो जुलाई में बेचा था 10 लाख,
वो पैसा आएगा सितंबर में 10 लाख, 12, 15 और 10। अच्छा, इसके बाद में परचेज मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अच्छा, रिसिप्ट, और कोई रिसिप्ट है क्या? और यहाँ पर कोई रिसिप्ट है नहीं, ये तो बड़ा छोटा क्वेश्चन हो गया। टोटल ए, कितने नंबर का क्वेश्चन आया था? होगा 7-8 नंबर का क्वेश्चन होगा, आई थिंक। हाँ, टोटल ए, बी पॉइंट। अब सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लास्ट मंथ, एक महीने बाद पेमेंट करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, पेड इन नेक्स्ट मंथ। तो जून की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 12 लाख, पेमेंट जुलाई में। ये 8 लाख पेमेंट अगस्त में, और ये 10.4 पेमेंट सितंबर में। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद आगे हम चलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो जिस मंथ का उसी मंथ में पेमेंट करते हैं। तो 1.2, 1 और 1.3, 1.2, 1 और 1.30 हो गया। तो देखो ये आपका सेल्स हो गया, ये हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये हो गया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। डिविडेंड 3 लाख सितंबर में पे करना है, डिविडेंड, डिविडेंड पे करना है सितंबर में 3.00, 3.00 सितंबर में बस। चलिए, वेरी गुड। अब या तो लोन लेना है या इन्वेस्टमेंट करना है, वो अब बाद में पता चलेगा। टोटल बी नहीं, अब ये आप कंप्लीट नहीं करोगे, मैं ही करूंगा। क्लोजिंग बैलेंस ए माइनस बी, इसमें अगर लोन ले रहे हैं तो ऐड हो जाएगा लोन टेकन। 1 लाख से कम बैलेंस है तो लोन लेना पड़ेगा, अगर 2 लाख से ज़्यादा है तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और फिर से आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। अब देखते हैं क्या होता है। टोटल बी तो कर ही लेते हैं, 13.20, 9.00, 14.70। चलिए सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 13.50, 13.50 में से 13.20 माइनस करेंगे तो केवल बैलेंस आ रहा है 30,000 का, जबकि मिनिमम बैलेंस कितना रखना है? 1 लाख का। तो 70,000 रुपए का लोन लेंगे 0.70, इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, और ये आपका बैलेंस हो जाएगा 1 लाख। मिनिमम 1 लाख तो रखना है, कम पड़ रहे थे, 70,000 का लोन ले लिया। ये 1 लाख यहाँ आगे चला गया, 15 और 1 ये हो गए 16 लाख। 16 लाख में से 9 लाख कम किए तो 7 लाख रुपए का बैलेंस बच गया। 2 लाख से ज्यादा हो रहा है, 2 लाख से कितना ज्यादा हो रहा है? 5 लाख। तो 5 लाख रुपए को हमने इन्वेस्ट कर दिया और बैलेंस बच गया 2 लाख। 2 लाख से ज्यादा तो इन्वेस्ट करो, 1 लाख से कम है तो लोन ले लो। 2 लाख रुपए का ये ओपनिंग बैलेंस सितंबर में लिखा, 2 और 10 कितने हो गए? 12 हो गए। ये कितने हैं? 14.70। अब तो माइनस में नेगेटिव बैलेंस आ रहा है 2.70, मगर हमें मिनिमम बैलेंस कितना रखना है? 1 लाख का रखना है। तो पता है कितना लोन लेना पड़ेगा? यस, 3.70, 3,70,000 का लोन लेना पड़ेगा, तब जाके बैलेंस 1 लाख रुपए हो जाएगा। मतलब हम 2 महीने में तो लोन ले रहे हैं और 1 महीने में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ओके, ठीक है। अच्छा, एक इसमें पॉइंट और आता है, वो है बॉमल मॉडल। बॉमल मॉडल क्या है? आप लोगों ने कॉस्टिंग में ईओक्यू पढ़ा है? ईओक्यू मॉडल ही बॉमल मॉडल है। जब आप इन्वेस्ट करते हो, जब आप मार्केटेबल सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हो, या आप खर्चा करने का लिए एक अलग से अकाउंट ओपन करते हो, डिसबर्समेंट अकाउंट, तो आप मार्केटेबल सिक्योरिटीज किस लॉट में आपको बेचनी है पेमेंट करने के लिए, वो लॉट साइज बॉमल मॉडल से बताई गई है। वो मतलब ईओक्यू मॉडल ही है। अभी मैं आपको फॉर्मूला लिखूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, कभी कभार क्वेश्चन आता भी है। C इक्वल्स टू, आप लिख लो सीधा, 2FT। ये इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों ने बिल्कुल कॉस्टिंग में पढ़ा होगा, तो मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ टाइम नहीं दे रहा हूँ, सीधा फॉर्मूला लिख रहा हूँ और क्या कैलकुलेशन करनी है वो बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ, ईओक्यू ही है ये, ईओक्यू मॉडल ही है, इसको ईओक्यू मॉडल ही कहते हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर। वहाँ पर एक ऑर्डर की साइज निकालते हैं, वहाँ पर हम एक ऑर्डर की साइज निकालते हैं कि एक बार में कितनी क्वांटिटी खरीदनी चाहिए। व्हाट शुड बी ऑप्टिमम ऑर्डर साइज, यहाँ पर है व्हाट शुड बी ऑप्टिमम लॉट साइज।
सी का मतलब होता है ऑप्टिमम लॉट साइज। किस लॉट साइज में हमें मार्केटेबल सिक्योरिटीज को कैश में कन्वर्ट करना है, किस लॉट साइज में खरीदना है और या किस लॉट साइज में बेचना है, वो बताता है ऑप्टिमम लॉट साइज। ऑप्टिमम लॉट साइज। एफ का मतलब है टोटल कैश रिक्वायर्ड इन ए ईयर। टोटल कैश रिक्वायर्ड या टोटल कैश डिसबर्समेंट इन ए ईयर। एक साल में कितनी कैश चाहिए, एक साल या एक साल में कितना कैश डिसबर्स करना है वो। टी ट्रांजैक्शन कॉस्ट पर ट्रांजैक्शन। जब हम मार्केटेबल सिक्योरिटीज को कैश में कन्वर्ट करते हैं तो खर्चा आता है। जैसे आप शेयर वगैरह बेचते हो ना तो ब्रोकरेज वगैरह लगती है, सेम उसी तरीके से जब आप मार्केटेबल सिक्योरिटीज को कैश में कन्वर्ट करते हो तो खर्चा लगता है। हर ट्रांजैक्शन पर एक फिक्स खर्चा लगता है, उसको कहते हैं टी ट्रांजैक्शन कॉस्ट पर ट्रांजैक्शन। और आर का मतलब है रेट ऑफ रिटर्न ऑन मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मार्केटेबल सिक्योरिटीज पर क्या रेट ऑफ रिटर्न है उसको कहते हैं आर। वहां पर फॉर्मूला क्या होता है, वहां ईओक्यू का फॉर्मूला होता है 2AO डिवाइडेड बाय सी, जिसमें ए का मतलब होता है एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल, ओ का मतलब होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, सी का मतलब होता है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो यहाँ पर है वही मॉडल, ठीक है ना, जो बिल्कुल आप लोगों को कॉस्टिंग में बहुत डिटेल में आप लोगों ने पढ़ाई होगा। तो ये भी इजी है, मतलब ये क्वेश्चन आ जाए तो मैं तो कहता हूँ मजा आ गया आपको, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है, केवल आपको फॉर्मूला पुट करके आंसर निकालना होता है। हाँ चलिए देखिए इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका क्वेश्चन है यहाँ पे, एक दो बार आया हुआ भी है क्वेश्चन, बिल्कुल नवंबर 22 में आया हुआ है क्वेश्चन, और ये क्रैकर का क्वेश्चन नंबर 5वां है, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। के लिमिटेड हैज ए क्वार्टरली कैश फ्लो, क्वार्टरली कैश फ्लो 9 लाख रुपए। तो एनुअल कैश फ्लो, एनुअल कैश फ्लो मतलब हो गया एफ 9 लाख रुपीज, और एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो एनुअल कैश फ्लो हो गया आपका 36 लाख। The company has an investment portfolio of marketable securities. It plan to meet the demand for cash by periodically selling marketable securities. तो marketable securities को किस lot size में बेचना है वो बताता है Baumol मॉडल। The marketable securities are generating a return of 12%, ये जो हो गया R रेट ऑफ रिटर्न, और मार्केटेबल सिक्योरिटीज 12% को हम ऐसे लिख सकते हैं 0.12, एक ही बात है। ट्रांजेक्शन कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिंग इन्वेस्टमेंट टू कैश इज ₹60, ये हो गया टी ट्रांजेक्शन कॉस्ट पर ट्रांजेक्शन ₹60। द कंपनी यूज बॉमल मॉडल टू फाइंड out the optimal transaction size for converting marketable securities into cash. Consider 360 days in a year. आपको कंपनी का एवरेज कैश बैलेंस बताना है, वही लॉट साइज है ना, हाँ वो जिस लॉट साइज में कन्वर्ट करेंगे वही तो कैश बैलेंस रहेगा। तो एवरेज कैश बैलेंस C इक्वल्स टू √2FT डिवाइडेड बाय R इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 36 लाख मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 0.12 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 36 लाख मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 0.12, इसका अंडर रूट करोगे तो ये आएगा 60,000। 60,000 मतलब एक लॉट साइज 60,000 रुपए। नंबर ऑफ कन्वर्जन ईच ईयर, बी नंबर ऑफ कन्वर्जन ईच ईयर, एक बार में आप 60,000 की मार्केटेबल सिक्योरिटी को कन्वर्ट करोगे। आपको साल भर में कितने रुपए चाहिए, आपको एक साल में 36 लाख रुपए चाहिए, और एक बार में 60,000 की मार्केटेबल सिक्योरिटीज को आप कैश में कन्वर्ट करोगे। तो नंबर ऑफ कन्वर्जन 36 लाख डिवाइडेड बाय 60,000, नंबर ऑफ कन्वर्जन 60। फिर लिखा हुआ है टाइम इंटरवल बिटवीन टू कन्वर्जन। देखो 360 डेज होते हैं एक साल में, और टोटल 360 दिन में 60 बार हमें मार्केटेबल सिक्योरिटीज को कैश में कन्वर्ट करना है, मतलब हर कन्वर्जन में 6 दिन का गैप होगा। 360 डिवाइडेड बाय 60, 360 डेज है और 60 बार कन्वर्जन करना है, तो 6 दिन से आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो टाइम गैप बिटवीन टू कन्वर्जन, दो कन्वर्जन के बीच का टाइम गैप 360 डिवाइडेड बाय 60 इक्वल्स टू
6 days। तो आज हमने फैक्टरिंग को कंप्लीट किया। हाँ, इतना बड़ा, जैसे एक बार और क्वेश्चन आया था तो उसमें केवल एक पॉइंट ही था, एवरेज कैश बैलेंस, उसमें ये भी नहीं था नंबर ऑफ कन्वर्जन और टाइम इंटरवल। एक बार क्वेश्चन में केवल एक पॉइंट ही था। तो आ जाए, ये पूरा ईओक्यू से ही लिंक्ड है। अगर आपने ईओक्यू ढंग से समझ रखा है तो फिर ये वाला ही पॉइंट है, ईओक्यू वाला ही पॉइंट है ये। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है और हम मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे कैपिटल बजटिंग। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर। बिल्कुल, नेक्स्ट क्लास में कैपिटल बजटिंग स्टार्ट करेंगे।